तो शुरू करें। आप लोगों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की कहानी। दहाड़। हमारी क्रांति सेना की चौथी पलटन, आठवीं पलटन और लगभग पूरी की पूरी सातवीं पलटन एक जगह आकर मिल गई। अब हमारी संख्या हजारों हजारों में थी। हम आगे बढ़े, भारी भरकम साज सामान से लदे हुए हम दिन रात चले। हम पसीने और मैल से तरबतर थे, थक चुके थे, पर हम रुके नहीं। हमारे घोड़े तक जवाब देने लगे, मरने लगे। मरे घोड़े हमारे भोजन के काम आए। मरे हुए खच्चरों को भी खा लेते थे हम। और फिर नंबर आया कुत्तों का। और जब कुछ नहीं बचा तो फिर बिल्लियां, छिपकलियां, चूहे, जो भी मिला। उसके बाद जो पिचकारियां छूटी उसकी आप कल्पना कर सकते हैं कैसी। रास्ते भर हमने इतना हगा, जरूर उन जमीनों पर शानदार फसल लहराई होगी। जालिम दुश्मन के लुटेरे सिपाही छिप छिप कर चारों तरफ से हम पर गोलियां बरसा रहे थे। सो अलग। हर रोज हम में से कुछ लोग मर रहे थे, पर हम आगे बढ़ते रहे। जब हम गांवों में पहुंचे तो पता चला हम उनके जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने गांव के कुओं और तालाबों में जहर मिला रखा था और मौतें। लेकिन इन सब बाधाओं से मुचैटा लेते हुए हमारा क्रांति मार्च आगे बढ़ता ही गया और हमने पूरे मैदानी इलाके को उनके कब्जे से आजाद करा दिया। अब शुरू हुआ विशाल दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र। हमें सकरे दर्रे से होकर के गुजरना था। हमारे कमांडर्स चिल्ला करके बोले, रुक जाओ! जब हम इन दो पहाड़ों के बीच से गुजर रहे होंगे तो ऊपर किनारे की पहाड़ियों पर दुश्मन के सिपाही घात लगाए बैठे हो सकते हैं हम पर हमला करने की फिराक में। इसलिए सबसे पीछे वाला रक्षक दल पहाड़ियों पर चढ़कर दर्रा पार करने वालों की सुरक्षा करे। मैं भी इसी पीछे वाले रक्षक दल का हिस्सा था। हम हाथ पैरों के बल किसी तरह चोटियों पर चढ़ गए और हमारे साथी कतार बनाकर दर्रा पार करने लगे। ऊपर चोटियों से चिल्ला करके हम उनका हौसला बढ़ा रहे थे, बेफिक्र हो जाओ, हम हैं यहां, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो सकता, बढ़ते रहो, चलते रहो। पूरी सेना को पार जाने में सुबह से शाम हो गई। अब बारी थी हमारी। हम नीचे उतरे। हम थोड़ा घबराए हुए थे क्योंकि अब पीछे कोई नहीं था हमारी सुरक्षा करने के लिए। हम चौकन्ने होकर
आगे बढ़े। हम दर्रे के मुहाने पर पहुंचे ही थे कि ना जाने कहां से ऊपर चोटियों पर लुटेरे सिपाही प्रकट हो गए और हम पर गोलियां चलाने लगे। मेरी नजर एक चट्टान पर पड़ी। मैंने छलांग मारी और उसके पीछे कूद गया और आड़ से गोलियां चलाने लगा। ठा ठा ठा। अचानक मैंने गौर किया कि मेरा बायां पैर तो आड़ के बाहर है। जब तक मैं उसे अंदर खींच पाता कि तभी एक सनसनाती गोली आई और मेरी जान को चीरते हुए निकल गई। एक अंडकोश को रगड़ते हुए और फिर दूसरे को और फिर तीसरे। तीसरा नहीं होता। मुझे लगा मेरी हड्डी को गई। लेकिन नहीं, हड्डी सही सलामत थी। मैंने अपने पैर को कसकर पकड़ लिया। जब गोलियों की बौछार थम गई और खून बहना थोड़ा रुक गया, तब धीरे धीरे संभल कर मैं आगे बढ़ा। 2 दिन बाद मुझे बुखार चढ़ने लगा। दिल पूरी तरह धड़क रहा था। पैर की अंगूठे तक तक्कन थी। घुटना गुब्बारे की तरह फूल गया था। सूजन कमर तक आ गई थी। गैंग्रीन। हाँ, ये तो जानलेवा गैंग्रीन ही है। जख्म से अब बहुत बुरी सड़ांध आने लगी थी। मेरे साथी ने कहा, तुम जरा दूर हटकर चलो। जब मेरे लिए चलना भी मुश्किल हो गया, तब उन्होंने लंबे लंबे 2 बांस काटे और 2 साथियों ने उसे अपने कंधों पर रखा। बीच में उन बांसों पर मैंने अपनी पगलें टिका ली ताकि चलने में पैर पर ज्यादा जोर न पड़े। दोनों साथियों ने अपनी नाक ढकी और मुझसे उल्टी तरफ मुंह किए चलने लगे, बदबू से बचने के लिए। एक रात हमने जहां अपना पड़ाव डाला, उसके आगे था दूभर दलदली इलाका और मेरा दर्द। रात मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा। सुबह मेरा एक साथी जो मुझे सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करता था, मेरे पास आया और उसने पिस्तौल मेरे माथे पर तान दी और बोला, तुम बहुत तकलीफ में हो। तुम्हें इस तरह तड़पते हुए देखना बर्दाश्त नहीं होता। मुझे ये करने दो। बस एक गोली और सब खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। मुझे एहसास है कि तुम्हें कितनी फिक्र है मेरी, कितना प्यार करते हो मुझसे। लेकिन हम इसे बाद के लिए मुलतवी कर देते हैं। तुम परेशान मत हो, जरूरत पड़ी तो मैं खुद ही खत्म कर लूंगा खुद को। लेकिन अभी मैं हार नहीं मानूंगा, जूझूंगा जीने के लिए। तुम आगे बढ़ो, छोड़ दो मुझे यही। वैसे भी अब इस तरह ढोकर ले जाना मुमकिन नहीं है। जाओ जाओ, बस ये पिस्तौल, एक कंबल और थोड़ा चावल दे जाओ। और इस तरह वो बढ़ चले आगे मुझे छोड़कर।
दलदल से जद्दोजहद करते हुए जब वो आगे बढ़ रहे थे, तब मैंने चिल्लाकर कहा, कॉमरेड्स, कॉमरेड्स, मेरी माँ को मत बताना कि मैं ऐसे सड़ कर मरा। उनसे कहना कि मैंने हंसते हंसते सीने पर गोली खाई। हे, हे! मेरी आवाज सुनकर भी वो उड़े नहीं। वो नहीं चाहते थे कि मैं उनकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखूं। हे! हे! मैंने ढाल बेसुध सा जमीन पर सो गया। मुझे एक डरावना सपना आया। मैंने देखा बादल जोर जोर से गड़गड़ा रहे हैं, कड़क कड़क कर बिजलियां गिर रही हैं। अचानक से एक बादल फटा और बचाक, जैसे पानी का पूरा समुंदर मेरे सर पर आ गिरा। घबरा कर मैंने अपनी आंखें खोल दी तो देखा सचमुच मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था। भयंकर तूफान, हर तरफ से भयंकर धाराएं पहाड़ों को तोड़ती तोड़ती मेरी तरफ चली आ रही है। जब तक मैं कुछ समझ पाता, पानी मेरे घुटनों तक चढ़ गया था। मुझे लगा मैं तो गया। लगता है मेरी मौत की नींद से नहीं बल्कि पानी में डूब कर लिखी है। मैं पूरी ताकत लगाकर काई जमी एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने लगा। जब पकड़ नहीं मिली तो दांतों से शाखाओं पर लटक कर मैं ऊपर की ओर बढ़ा। मेरे नाखून टूट गए। जैसे तैसे मैं चोटी पर चढ़ गया तो एक पहाड़ी मैदान दिखा। मैं दौड़ लगा दी अपने बेकार पैर को घसीटते हुए। एक उफनाती नदी मिली। मैंने छलांग लगाई और तैरता रहा, तैरता रहा, तैरता रहा, तैरता रहा, तैरता रहा, तैरता रहा, जब तक कि दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच गया। किनारा ऊंचा था, मैं उसके ऊपर चढ़ गया। तभी मेरी नजर पड़ी एक गुफा पर, एक बड़ी सी गुफा। मैं उसके अंदर घुस गया। मैं अब डूब कर नहीं मरूंगा, मैं अब डूब कर नहीं मरूंगा। अब ये गैंग्रीन से मरेगा। गुफा में खूब अंधेरा था। जब मेरी आंखें अंधेरे के थोड़ा अभ्यस्त हुई तब मैंने देखा वहां कुछ हड्डियां बिखरी पड़ी थी। एक कंकाल, काफी बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा। किस जानवर का होगा ये? किसी ने खाया होगा इसे। काश वो जानवर इस गुफा को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चला गया हो, बाढ़ में डूबकर मर गया हो तो और भी अच्छा। खैर, मैं गुफा के पिछले हिस्से में जाकर के लेट गया। फिर वही दर्द, वही धड़कन, पहले से भी ज्यादा। अब नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा पक्का। अचानक गुफा के मुहाने पर मुझे परछाई दिखाई दी। एक धुंधली सी आकृति, एक बहुत बड़ा सिर। अरे बाप रे, खतरनाक चमकीली आंखें, बाघ, नहीं नहीं, बाघिन, हाथी जितनी बड़ी। बाघिन के
तरह शायद पानी भर गया था। बाघिन ने बच्चे को जमीन पर रखा और अपने पंजे से उसका पेट दबाने लगी। थोड़ा पानी बाहर आया, लेकिन बाढ़ में डूबने से बच्चे की मौत हो चुकी थी। वहां एक दूसरा बच्चा भी था, उसके पेट में भी पानी भरा था, पर ज्यादा नहीं। वो अपनी मां की टांगों के इर्द गिर्द घूम रहा था। तभी बाघिन ने अपना सर उठाया और इधर उधर सूंघने लगी। फिर उसने अपनी नजर गड़ा दी मुझ पर। गया मैं तो वो मेरी तरफ पड़ी। वो आई और करीब उसने मेरे पूरे बदन को सूंघा। और वापस चली गई। जाकर गुफा के कोने में लेट गई। उसका बच्चा भी उसके पास पहुंच गया। बाघिन ने बच्चे का सर पकड़कर अपने पेट की तरफ खींचा। तब मेरा ध्यान गया कि उसके थन तो फूलकर गुब्बारा हो रहे थे, दूध से इतने भरे हुए मानो फट ही पड़ेंगे। शायद कई दिनों से बच्चों ने उसका दूध नहीं पिया था। बाढ़, और वैसे भी एक बच्चा तो डूबकर मर ही चुका था। बाघिन ने बच्चे का सर पकड़कर अपने थन से लगाया। बच्चा छटपटाया। खींचा ताली सी मच गई। भला बताइए कैसे पीता वो दूध? बच्चे के पेट में पानी भरा था गले तक। बच्चा झटक कर दूर हट गया। बाघिन आग बबूला हो गई। वो उठी और इधर उधर घूमने लगी। फिर उसने अपनी नजर गड़ा दी मुझ पर। भला बताइए इनके पारिवारिक झगड़े से मेरा क्या लेना देना? वो कहते हैं ना, धोबी पर बस नहीं चला तो गधे के कान उमेट दिए। पंटोले जैसी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए वो मेरे पास आई, घूमी और तड़ाक उसने अपने भारी भरकम थन मेरे मुंह पर दे मारे। वाह, बढ़िया तरीका है लोगों को अपने थनों से पीट पीट कर मार डालना। बाघिन ने अपना सर मेरी तरफ घुमाया, मानो कह रही हो पियो। मैंने फौरन 2 उंगली से उसके थन को पकड़कर अपने मुंह से लगाकर एक नन्हा सा घूंट ले लिया। जी शुक्रिया। बाघिन की मेहमान नवाजी को ना नहीं करना चाहिए। बाघिन का दूध थोड़ा गसैला होता है, लेकिन होता कमाल का है। 15 दिन से सूखी पड़ी मेरी आंतों में जब वो उतरा तो मानो मुझ में नई जान आ गई। पीने के बाद मैंने थनों को सलीके से वापस रख दिया। उसके बाद कब, कैसे, क्या हुआ मुझे याद नहीं। मैं सो गया शांत, बेफिक्र, एकदम छोटे बच्चे की तरह।
इंतजार। फिर मुझे डर लगने लगा कि कहीं कोई और जंगली जानवर ना आ जाए। अब अगर आ ही गया तो मैं उससे ये तो नहीं कह पाऊंगा ना कि जी हुजूर, बेगम साहिबा बाहर गई हैं, आप किसी और पर तशरीफ लाइएगा। हाँ, अगर आपका कोई पैगाम हो तो मैं उन तक जरूर पहुंचा दूंगा। आखिरकार बेगम साहिबा लौटी शाम को तरोताजा। हालांकि ठंड फिर से थोड़ा फूल गई, लेकिन कल जितना नहीं। और पीछे पीछे आए साहबजादे। बाघिन ने घुसते ही गुफा को सूंघा। मुझ पर नजर पड़ते ही वो दहाड़ी, मानो कह रही हो, अरे अभी तक यही हो। बाघिन और उसका बच्चा दोनों गुफा के पिछले हिस्से में चले गए। बाघिन लेट गई। बच्चे के पेट में पानी थोड़ा कम तो हुआ था, लेकिन जब बाघिन ने उसे दूध पिलाने की कोशिश की तो वो फिर भन्ना कर दूर हट गया, मानो दूध के नाम से ही उसे उबकाई आ रही थी। बाघिन ने मेरी तरफ देखा, मरता क्या ना करता जी। क्या जिंदगी है यार। जब मैं उसका दूध पी रहा था कि अचानक वो मेरे जख्म को चाटने लगी। सत्यानाश! लगता है चक्कर देख रही है। अगर इसे स्वाद जच गया तो इधर से मैं दूध पी रहा हूँगा और उधर से वो मुझे चबा रही होगी। लेकिन नहीं, वो केवल मेरे जख्म को चाट रही थी, चाटे जा रही थी, चाटे जा रही थी, फिर चूसने लगी। चूस चूस कर जहर मुंह में लेती और थूक देती। वाह, गजब की बाघिन है ये तो। वो अपनी लार मेरे जख्म पर मल रही थी। बाघिन की लार, टाइगर बाम। मुझे याद आया कि टाइगर बाम तो चमत्कारी औषधि है। मुझे अभी भी याद है, बचपन में हमारे गांव में एक दवा बेचने वाला आता था। दाद हो, काज हो, खुजली हो, फोड़ा हो, फुंसी हो, गठिया हो या बाई, माओ के दूध ना आता हो, दांतों से पीस बहता हो, मटाना, कमजोरी हो, करोना हो, करोनी हो, नजला हो या जुकाम, टाइगर बाम, टाइगर बाम, टाइगर बाम, असली जिंदाबाद। चलो, और ये टाइगर बाम वाकई बड़ा करामाती होता था। जैसे जैसे वो मेरे जख्म को चाट रही थी, मुझे लगा मेरी नसों में खून फिर सरसराने लगा। मैं अपने पैर को महसूस कर पा रहा था। घुटने की जकड़न भी ढीली पड़ने लगी थी। वाह, अब जी गया मैं। बाघिन को भी अब आराम मिल चुका था। उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और वापस अपनी जगह जाकर लेट गई। हम चले आए छोटे मियां अपनी जीभ लपलपाती। उनके चेहरे का भाव ऐसा था मानो पूछ रहे हो, मैं भी चाटूं। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, जो भी अपनी माँ को करते हुए देखते हैं वही करने की कोशिश करते हैं। चाट लो, लेकिन खबरदार, अगर दांत छू भी गया तो समझ गया ना बच्चोला। उसने चाटना शुरू किया। मैंने दिया उसके फोते पे जमा। बाघिन अब
सोच ली। छुटकाऊ भी लमलेट हो गए। मैं उस रात मुझे बड़े मजे की नींद आई। दर्द का नामो निशान न था। मैंने सपने में देखा कि मैं अपने घर पर हूं, नाच रहा हूं, गा रहा हूं अपनी मां के साथ। ला 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 सुबह जब मैं सोकर उठा तो बाघिन और छोटू सिंह दोनों गायब। क्या रथी फैमिली है ये? घर में पाँव भी नहीं दिखते इनके। हम मेरे जख्म की देखभाल कौन करेगा? इनका क्या है? कहो 2-4 दिन ना आए, क्या कर सकता था? इंतजार किया, करता रहा। शाम हो गई, नहीं आए। कैसी माँ है ये? बच्चों को ऐसे पाला जाता है? हैं? दिन रात आवारागर्दी कराएगी तो क्या बनेगा बड़े होकर? लफंगाई करेगा। वो अगले दिन सुबह तशरीफ लाए। सुबह बाघिन के मुंह में बहुत बड़ा सा जानवर था, शायद जंगली बकरा। भैंसे जितना भारी भरकम लंबे सींग। वो उसे घसीटते हुए अंदर लाई और जमीन पर पटक दिया। छुटकाऊ खिलाते हुए मेरे पास आए। मैंने मारा है इसे। अबे साले। बाघिन ने अपने पंजों से बकरे का पेट फाड़ डाला। फिर उसके अंदर से दिल, गुर्दा, मांस, अतड़ियां सब उधेड़ डाला। फिर अपना पूरा सर उसके पेट में डालकर उसे खाने लगी। छुटकाऊ तो उसके पेट में ही कूद गए। ऐसा भयावह घिनौना। घंटे भर के भीतर ही अंदर का सब माल सफा चल। अब बची थी टांगे, पूंछ और पिछवाड़ा। तृप्त बाघिन मेरी तरफ घूमी और बोली, खाओगे? दिमाग खराब हुआ? मैं ये खाऊंगा? ये तुम्हारी तरह दरिंदा नहीं हूं जो कच्चा खा जाऊं। हम आग में पकाकर खाते हैं। हाँ, आग। मुझे याद आया, गुफा के बाहर बाढ़ में बहकर आए कुछ पेड़ झाड़ झंकार पड़े थे। मैं बाहर गया, थपक थपक कर ही सही, लेकिन मैं कुछ चल पा रहा था। गुफा के बाहर से खूब सारी डाले टहनियां अंदर ले आया और ये ऊंचा चट्टा बना दिया। चट्टे के एक तरफ सींगों से यूं कैंची सी बनाकर खड़ी कर दी, दूसरी तरफ हड्डियों से उसके बीच में बकरे की टांग रख दी।
चट्टे के बीच बीच में घास फूस भर के माचिस कहाँ थी मेरे पास। मैं फौरन बाहर गया और दो गोल गोल पत्थर उठा लाया। मार लिया पापड़ वाले को। चिंगारियों की फूल झड़िया सी छुटी। बाघ आग से डरते हैं ना, क्या अपना तो भकोस भकोस के खा गए, कच्चा खून में लिथड़ा हुआ। हम पका कर खा रहे हैं तो इनकी चुन्ने काट रहे हैं। चलो मैंने पत्थरों को एक बार फिर से रगड़ा, घास फूस में आग पकड़ ली और देखते ही देखते ये ऊंची ऊंची लपटें, ये ऊंची ऊंची लपटें, ये ऊंची ऊंची लपटें, अब मांस पकना शुरू हुआ। चर्बी चू चू कर आग में टपकने लगी। धुआं धुआं ही धुआं। धुआं जब बाघिन की नाक में घुसा, क्या हुआ? परेशानी हो रही है? अरे रे रे रे, तो बाहर चली जाओ। और बेटा तुम्हारे लिए क्या पाल की भिजवाऊं है? निकल! अब मैंने इत्मीनान से टांग को घुमा घुमा के पकाना शुरू किया। चर्बी अब चूने की बजाय उसी पर परत बना रही थी। वाह वाह, लेकिन स्वाद, हाँ, मुझे याद आया कि गुफा के बाहर मैंने कुछ जंगली लहसुन के पौधे देखे थे। मैं फौरन बाहर गया और काफी सारे उखाड़ लिए। पास ही कुछ अलग तरह की पत्तियां मैंने उखाड़ी। प्याज कुछ फली जैसा दिखा। मिर्चा, मैं उन्हें उठाकर अंदर ले आया और एक पैनी हड्डी से जान में चीरा बना के प्याज, लहसुन, मिर्चा सब कुछ अंदर भर दिया। लेकिन नमक के बिना मैंने गुफा की दीवारों को टटोलना शुरू किया। कभी कभी पत्थरों के बीच नमक मिल जाता है। मैंने एक जगह चाट कर देखा, ये शोरा था, लेकिन शोरा थोड़ा कसेला होता है, लेकिन नमकीन तो है ना, चलेगा। शोरा आग में चटक कर उसे भड़का भी तो देता है। देखा जाएगा। मैंने शोरे के कुछ टुकड़े उसी जाग में भर दिए और थोड़ी ही देर में घबराई बाघिन गुफा के मुहाने पर आ गई। बाहर बाहर, ये मर्दों का काम है। अगर मेरे किचन में पाँव भी धरा तो क्या खुशबू है। चक्कर देता। वाह, लजीज, लाजवाब। बरसों बाद इतना स्वादिष्ट कुछ खाने को मिला। मैंने देखा कि छुटकाऊ मियां गुफा के मुहाने पर आ गए और ललचाई नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। क्या? लेकिन इसका स्वाद तुम्हें जचेगा नहीं। छुटकाऊ ने खटाक से लपक लिया। पहले थोड़ा चख कर
मैंने अपने घर का एक बढ़िया टुकड़ा अलग कर, बाकी पूरी टांग उसकी तरफ उछाला। उसने दांतों ने बजा दबोचा, गड़बड़ाते हुए दूर ले जाने लगा, एकदम शराबियों की तरह। तभी बाघिन अंदर दाखिल हुई। मचा हूँ हल्ला, नौस पीटे, क्या बकवास रहा है, गंदी चीज, फेंक उसे। फिर मची छीना झपटी। इसी छीना झपटी में मांस का एक टुकड़ा बाघिन के मुंह में आ गिरा। अरे वाह, अद्भुत, अच्छा है ना? दोनों पिल पड़े। कसम से मिनटों में ही पूरी डांग सफा चट। बाघिन मेरी तरफ मुड़ी। और दो। ये मेरा है। वो मेरी तरफ बढ़ी। मुझे लगा मुझसे जबरदस्ती छीन लेगी, लेकिन नहीं, वो आकर मेरा जख्म चाटने लगी, एकदम पहले की तरह। थैंक यू, थैंक यू मैडम। अमल पूरा करने के बाद बाघिन अपनी जगह जाकर लेट गई। छुटको पहले ही लमलेट हो चुके थे। और फिर मैं भी पढ़कर सो गया। तो सुबह जब मैं सोकर उठा तो दोनों जा चुके। मैं भी अब इसका आदी हो चुका। मैं इंतजार करने लगा, नहीं आए। रात हो गई, नहीं आए। और अगले दिन भी नहीं आए। बताइए, अब मेरे पैर की देखभाल कौन करेगा और मेरे जख्म का ख्याल रखेगा? कोई किसी को घर पर ऐसे अकेले छोड़कर जाता है क्या? 3 दिन बाद चले आ रहे हैं। आज देख लूंगा, आज इनकी ऐसी खबर लूंगा कि इनको इनकी नानी याद आ जाएगी। लेकिन ये क्या, मैं हक्का बक्का रह गया। बाघिन के मुंह में एक बहुत बड़ा जानवर था, उस दिन वाले से भी डबल। चुटको भी उसे घसीटने में जी जान से मदद कर रहे थे। वो गिरते पड़ते हाफते उसे घसीट कर अंदर लाए और मेरे सामने फेंक दिया। जंगली याक, ये ना जाने क्या। पकाओ इसे। आदत तो मैंने ही बिगाड़ी थी ना। Excuse me, बात का नौकर समझ रखा है क्या? गलतफहमी में मत रहना कि मैं यहाँ आग में झुलस कर पकाऊं और तुम दोनों लाट साहब बड़े मस्ती मारो। तुम्हारी लुगाई नहीं हूँ जो पका के खिलाओ। अच्छा, बात ही तो कर रहे हैं ना। अच्छा, तो अब मैं कुछ कह भी नहीं सकता। थोड़ा तुम कहो, थोड़ा हम सुने। अच्छा, पकाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। लकड़ियां तुम लाओगी। ज्यादा भोली मत बनो। तुम्हें पता है कि लकड़ियां किसे कहते हैं? लकड़ी। मैं दिखाता हूं। वो देख रहे हो, वो है लकड़ी। सब बटोर कर लाओ अंदर। वो समझ गई। उसने
गया और 2 दिन बाद उसके मुंह से ऐसी बुरी बात आती थी कि उसके पास बैठना भी दूभर था। और अब तो ये रोज का सिलसिला बन चुका था। दिन भर आग के सामने बैठे रहने से मेरी चमड़ी काली पड़ गई थी, घुटने झुलस गए थे, बाल भी, आंखें लाल हो गई थी, लगातार पानी बहता रहता था, जिंदगी नरक हो गई थी। और वो बाघ, उनकी तो मौज थी खाना, हगना और तान कर सोना। बस बताइए, कोई झेल सकता है ये सब? है? बस एक रात मैंने फैसला किया कि अब और नहीं, भाग जाऊंगा यहां से। उस रात मैंने उन्हें खूब ठूस ठूस कर खिलाया, पेट फटने की कगार तक। खाने का भी अपना नशा होता। जब वो दोनों धुत सो गए, तब मैं आहिस्ता से धीरे धीरे रेंगते हुए किसी तरह गुफा के मुहाने तक पहुंचा। मैं बाहर निकलने ही वाला था, बल्कि निकल ही चुका था। कहने में हरामी छुटकाऊ जाग गए और जिहाड़ मचा दी। मम्मी, मम्मी, वो देखो भाग रहा है। मैं सोने जासूस की तो जिस दिन मेरे हाथ में चढ़ गया ना, तो देखना तेरी गोलियों का कीमा बनाकर तेरे मां को खिलाऊंगा। इतने में बारिश होने लगी। मुझे याद आया, बाघ पानी से बहुत डरते हैं। मैंने फौरन दौड़ लगा दी नदी की तरफ और छम कूद गया नदी में। बाघिन गुफा के मुहाने पर दहाड़ती रह गई। और मैं तैरकर उस पार पहुंच गया। अब मुझे इस जंगल से बाहर निकलना था। मैंने बढ़ना शुरू किया, चलते दौड़ते, चलते दौड़ते, चलते दौड़ते। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीनों बीते, लेकिन ना कोई घर मिला, न गांव, न झोपड़ी, बस जंगल, जंगल, जंगल। आखिरकार मैं एक पहाड़ी पर नीचे देखा तो कुछ खेत दिखाई दिए, कुछ घर भी थे। गांव, ये तो पूरा गांव है। इतने सारे लोग, बच्चे, औरतें, आदमी। देखो मुझे, देखो। मैं लुढ़कते पुढ़कते किसी तरह नीचे उतरा। ये मैं बच गया। देखो, देखो, मैं जिंदा हूँ। मैं क्रांति सेना में था। मैं चौथी पलटन में था। मुझे देखते ही वो लोग चिल्लाने लगे। भागो! अरे, अरे, अरे भाई, मैं भूत नहीं हूँ। मैं भाई भूत नहीं हूँ। मैंने घर घर जाकर पुकारा, अरे भाई, मैं तुम्हें भूत किधर से दिखाई दे रहा हूँ? तभी अचानक एक घर के शीशे में मुझे अपनी शक्ल दिखाई दी। जिसे देखकर मैं थर्रा गया। एकदम काला भुजंग, भूत से भी ज्यादा डरावना। मैंने एक तालाब की तरफ दौड़ लगा दी और कूद गया तालाब में। फिर तालाब की मिट्टी से अपने आप को रगड़ रगड़ कर खूब धोया, खूब धोया, खूब धोया और साफ सुथरा होकर के बाहर निकला। दोस्तों, छूकर देख लो मुझे। मैं एक जीता जागता इंसान हूँ, भूत नहीं हूँ।
बाहर कुछ सकपकाते हुए पहले आदमियों ने मुझे छू छू कर देखा, फिर औरतों ने, और तब बच्चों, और तब मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। मैं चौथी पलटन में था। हम आगे बढ़े। पहाड़ी दर्रे से गुजरते वक्त लुटेरे दुश्मन ने मुझ पर गोली चला दी। गोली मेरी जान से होते हुए गुजर गई। गैंग्रीन, उसने पिस्तौल तान दी। मैंने कहीं से बात के लिए मुल्तवी कर दो। मैं सो गया। बारिश, पानी ही पानी। मैं गुफा के अंदर, बाहर आ गई। मरा बच्चा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। थर्मस से मुंह लगाकर दूध पीना पड़ा। मरता क्या मैं करता। और अगले दिन फिर वही, उसने मेरे सर को चाटा। फिर मैं चुरा ला गए। दिशुम, बहुत बड़ा जानवर। मैंने पकाया, चमड़ी काली पड़ गई। भागा। मम्मी, वो भाग रहा है। अबे साले, तेरे की पकड़ा दूंगा। ऐसे छुटकारा पाया मैंने। जब मैं अपनी कहानी सुना रहा था, तब गांव वाले आंखों आंखों में कुछ बातें कर रहे थे। मैं कह रहे हो, बेचारा खिसक गया। दिमाग चल गया है इसका। जरूर कोई सदमा लगा होगा। बरा गया है। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा? अरे विश्वास क्यों नहीं होगा? एक बाघिन के थन से मुंह लगाकर दूध पीना कोई अजूबा थोड़ी है। सभी तो पीते हैं। और हमारे यहाँ के बच्चे तो भाई बाघिन का दूध पीकर ही बड़े होते हैं। किसी से भी आते जाते पूछ लो, कहाँ जा रहे हो? बस बाघिन का दूध पीने। और रही बात पके हुए मांस की, तो हमारे यहाँ के बाघ तो कच्चे मांस को हाथ भी नहीं लगाते। हमने तो उनके लिए स्पेशल ढाबे खोल रखे हैं। चावल के लिए तरह तरह की डिशेस पकाई जाती हैं। वो बेटा बिना ना का आते हैं और ठाट से बैठकर हमारे साथ खाते हैं। ये लोग मेरा उल्लू तो नहीं खींच रहे? उसी समय एक दहाड़ सुनाई दी। एक जोर की दहाड़। पहाड़ी के ऊपर दो बाघ दिखाई दिए। बाघिन और छोटू सिंह। छोटू सिंह अब छोटू नहीं रहे थे, अपनी माँ जितने बड़े हो गए थे। महीनों गुजर गए थे ना, लेकिन इतने दिनों बाद भी इन लोगों ने मुझे ढूंढ कैसे लिया? शायद मेरी बू का पीछा करते करते। गांव वालों की तो पतलून गीली हो गई। भागे चिल्लाते हुए, गुल बगाई गवारे, अरे भाई डरो नहीं, ये वही बाघिन है जिसका मैंने दूध पिया था। अरे ये मेरे दोस्त है, आ जाओ। लेकिन वो घरों में घुस गए और कुंडी मार ली। अरे भाई बाहर आ जाओ। बाघिन ने दूर से ही कलेश मचाना शुरू कर दिया। अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। मैंने तुम्हारी जान बचाई, मैंने तुम्हारे जख्म को चाटा। अरे मैंने वो किया जो मैं अपनी कसम के लिए भी ना करती। बड़ा होश हमें छोड़कर भाग गए। पका मांस खिला के हमारी आदत बिगड़ दी। कच्चा मांस खाना पड़ा, पेट खराब हो गया। और ये छोटू, इसकी तो पिचकारियां बंद होने का क्या? मैंने भी कड़क के कहा, हाँ, अपना किया गिना दिया, मेरा भूल गई है। अगर बाघिन तेरे थनों से मुंह लगाकर दूध ना पीता ना, तो गुफा में मुर्दा पड़ी होती। कीड़े नोच नोच कर खा रहे होते तुझे। घंटों आग के सामने बैठकर तुम्हारे लिए खाना पकाता था।
मेरी चमड़ी काली पड़ गई, मेरे अंडकोश सूख गए नहीं है। और बेटा तुम जरा औकात में रहना, बड़े हो गए हो, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें आंखें दिखाओ। हाँ? हाँ। अब आप तो जानते हैं, दो प्यार करने वालों के बीच का झगड़ा थोड़ी चंचो मंचो के बाद आपस में सुलह हो गई। मैंने बाघिन के गालों को सहलाया, थोड़ी में गुलगुली की, उसने मेरे हाथ को चाटा। छोटू सिंह ने अपना पंजा मेरे हाथ में दे दिया, मैंने उसे चुमकारा, पीठ थपथपाई, हा हा, बाघिन की पूंछ को छेड़ा और थनों पर एक फॉल जमा दिया जो उसे अच्छा लगा। आ जाओ, तकरार खत्म और प्यार शुरू। दोस्तों, अब डरने की कोई बात नहीं है, आ जाइए। दांत अंदर कर, दांत दिखने जाएंगे, ऐसा दांत दिखने नहीं चाहिए। हाँ, आ जाइए प्लीज आइए। अबे छोटू, अबे साले तेरे नाखून, अबे नाखून अंदर कर, अबे नाखून अंदर कर, अबे आ गया, ऐसे बगल में डाल ले। हाँ, लोग डरते डरते बाहर आए। कुछ लोगों ने उन्हें छू कर देखा। अरे, ये तो बहुत ही प्यारे हैं। और फिर शुरू हुआ चूमना, गुदगुदाना और दुलारना। कुछ बच्चे तो जाकर बाघिन की पीठ पर ही चढ़ गए। बाघिन ने भी उन्हें खूब गुड़ैया दी और कुछ बच्चे तो छोटू सिंह की पूंछ पकड़कर उसे खींचने लगे। मैं बड़ी सावधानी से नजर रखे था। छोटू सिंह ने थोड़ी चू चपड़ की, मैंने फौरन बाघों की याददाश्त बड़ी तेज होती है। फिर तो रोज बच्चे मिलकर उनके साथ उछल कूद मचाते, गुलाटियां खाते, और बच्चे ही नहीं, आदमी, औरतें, यहाँ तक कि कुत्ते और बिल्लियां भी सब मिलकर उनके साथ मौज मस्ती करने लगे। हाँ, बीच बीच में एक दो बिल्लियां गायब भी हो जाती लेकिन गांव में बिल्लियां इतनी थी कि कभी किसी का ध्यान नहीं गया। फिर एक दिन जब सब मिलकर धमाक चौकड़ी मचाए हुए थे, पहाड़ के ऊपर से पुकार सुनाई दी। एक बूढ़ा चरवाहा चीखते चिल्लाते दौड़ता चला रहा। मदद करो, लुटेरे सिपाही हमारे गांव में घुस आए हैं, वो हमारे मवेशियों को मार रहे हैं, हमारी औरतों को उठा के ले जा रहे हैं, आ जाओ अपनी बंदूकें लेकर, जल्दी करो। लोगों में खुशबू शुरू हो गई, लेकिन हमारे पास तो बंदूकें है ही नहीं। लेकिन हमारे पास बाघ है। हाँ, हम बाघों को लेकर चल पड़े। पहाड़ी के ऊपर चढ़े और उस चरवाहे के गांव की तरफ नीचे उतर गए, जहां दुश्मन के सिपाही लूटपाट मचाए थे, गोलियां चला रहे थे। मैंने हुंकार भरी, भाग बहादुरों! जब जब दुश्मन
सर पर पाँव रखकर भागे। और उस दिन के बाद जब भी आस-पास के किसी भी गांव में ये आतताई हमला करते, हमारे बाघों के लिए न्योता आ जाता और हम चल पड़ते। कभी कभी तो एक साथ दो गांव से न्योता आ जाता। हमारे बाघों की मांग इतनी बढ़ गई थी कि लोग हफ्तों पहले एडवांस बुकिंग करवाने लगे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारे बाघों को ले जाने के लिए एक साथ 12 गांव से लोग आ गए। है, अब क्या करें? है, हमारे पास तो सिर्फ 2 ही हैं। बाघ हम एक साथ सब जगह कैसे हो सकते हैं? हम लोग तो है ना, है? हम बाघों का रूप धरेंगे। है? हम बनेंगे बाघ। क्या? हम? हाँ, बहुत आसान है। कैसे? मॉडल हमारे सामने है। हम कागज और खून की लुगदी तैयार करके उससे मुखौटे बनाएंगे और फिर आंखों के लिए उसमें 2-2 गोले काटेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इनके। और फिर हम मुखौटों में कब्जे लगाकर उससे जबड़े बनाएंगे, ऐसे। और फिर हर मुखौटे में एक आदमी अपना सिर घुसेड़ेगा और फिर दूसरा मुखौटे वाले के कंधों पर अपनी बाहें रखेगा। और फिर तीसरा तुम वाले हिस्से के लिए ऐसे। फिर हम उन्हें काली धारी वाले पीले कपड़े से ढक देंगे। याद रहे, कपड़ा नीचे पैरों तक होना चाहिए। अगर बाघ के 6 पैर दिखे तो समझो संबुल दहाड़ना भी होगा। हाँ। उसके लिए हमें अभी से रियाज शुरू करना होगा। हाँ। बाघे! छोटू सिंह, तुम दोनों यहाँ खड़े हो जाओ। अब आप में से जो बाघ बनना चाहते हैं तैयार हो जाओ। अब ये 2 बाघ हमारे गुरु हैं। अब ये जो करेंगे उसे हम दोहराएंगे। हाँ गुरुजी, शुरू हो जाओ। हाँ तुम। शाबाश, थोड़ा और दम लगा के बेटा। और हाँ तुम। हाँ दम लगा के बेटा, थोड़ा और दम लगा कर। एक बार फिर से देखो। छोटू सिंह। हाँ बेटा, एक बार और। हाँ हाँ जी, हाँ सब लोग एक साथ दम लगा कर, थोड़ा दम लगा कर। हाँ थोड़ा दम लगा कर। बूढ़ा मुसाफिर हमारे दहशत के मुफ्त में ही खर्च हो गया। और अब की बार जब दुश्मन आए तो उनका भेंट हुई बाघों के झुंड से। हमारे बाघों ने उन्हें ऐसा खदेड़ा कि समुद्र तक पहुंचा कर ही दम लिया। इस विजय की कीर्ति इतनी फैली कि हमारी क्रांति पार्टी के प्रमुख स्वयं हमारे गांव आए और बोले, हमारी पुण्य भूमि के वीर सपूतों, आपके शौर्य, साहस और कल्पना शक्ति को मैं नमन करता हूं। आपका ये बाघ युद्ध का
मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन अब हमें बाघों की आवश्यकता नहीं है। आप उन्हें वापस जंगल में छोड़ आए। लेकिन बाघों से हम प्यार करते हैं, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं। उनके साथ रहने में हर्जी क्या है? नहीं, पार्टी इसकी अनुमति नहीं दे सकती। देखिए, बाघ स्वभावतः अराजक होते हैं, स्वेच्छाचारी, तर्क शक्ति विहीन, निरंकुश। पार्टी में बाघों के लिए कोई स्थान नहीं है, और अगर पार्टी में नहीं है तो समाज में भी उनका कोई स्थान नहीं है। लेकिन ये पार्टी का आदेश है। बाघों को वापस जंगल में जाना ही होगा। ठीक है, हम बाघों को वापस जंगल में छोड़ाएंगे। लेकिन हमने ऐसा किया नहीं। हमने बाघों को मुर्गों के दड़बे में छिपा दिया, मुर्गों को बाहर निकाला और बाघों को अंदर कर दिया। ऐसे बाघ मुर्गों के दड़बे में। कुछ दिन बाद पार्टी के अधिकारी जांच के लिए आए। हमने बाघों को पहले ही सिखा रखा था कि उन्हें क्या करना है। बाघों की सोहबत का असर है। और वो संतुष्ट होकर चले गए। और अच्छा ही हुआ कि हमने बाघों को अपने पास ही रखा। पड़ोसी देश जो बहुत समय से हमारी जमीन पर दांत धरे बैठा था, उसने हमला कर दिया। हजारों की तादाद में वो बढ़े चले आ रहे थे। उल्लू जैसी शक्लें, भेड़िए जैसी आंखें, हाँ। ये लंबी लंबी तलवारें, वो महाझंडू सेना थी। जहां देखो वहां झंडा, टॉप में झंडा, वहां में झंडा, यारों में झंडा, यहाँ झंडा, यहाँ झंडा, यहाँ झंडा, यहाँ झंडा, यहाँ झंडा, यहाँ, लेकिन जब हमारे बाघ दहाड़े तो झंडा डंडा सब छोड़ ऐसा भागे कि हो गए। और अब की बार पार्टी के नए नेता आए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बाघ शक्ति जिंदाबाद, 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 बाघ शक्ति जिंदाबाद। प्रशंसनीय है आप लोगों की देश भक्ति। आपने पूर्व प्रमुख का आदेश न मानकर उचित ही किया। वो सुधारवादी थे, जानते ही नहीं थे कि जन क्रांति क्या होती है। आपका निर्णय सर्वथा उचित था। दुश्मनों से लड़ने के लिए बाघ हमारे बीच होने ही चाहिए।
इसलिए आप निश्चिंत होकर बाघों को वन प्रवास पर छोड़ाए। क्या? नहीं। पार्टी के आदेश का पालन हो। अच्छा। बाघ अराजक होते हैं, निरंकुश होते हैं, इसीलिए ना। हाँ वही। ठीक, हो जाएगा। और अच्छा ही हुआ कि हमने इस बार भी बाघों को वन प्रवास पर नहीं भेजा, बल्कि तड़बों में ही छिपा कर। लेकिन अब भी हमारे क्रांति के दुश्मन चुप नहीं बैठे। विश्व के सबसे खतरनाक ताकतवर देश ने उनका साथ दिया। नए नए विध्वंसक हथियारों से लैस उन लुटेरे सिपाहियों ने एक बार फिर से धावा बोल दिया। हजारों की तादाद में वो बढ़े चले आ रहे थे। अच्छा ही हुआ कि बाघ अब भी हमारे साथ थे। इस बार हमारे बाघों ने उन्हें समुद्र तक नहीं बल्कि समुद्र पार तक खदेड़ दिया। और इस बार पार्टी के नए नेता आए, बड़े नेता, पार्टी का झंडा लहराते, बधाइयों के गीत गाते, और उनके साथ थे सेना के जनरल और उच्चतर मध्यस्थ समन्वयक अधिकारी और उच्च समन्वयक राज्य अधिकारी और उच्चतम मध्यस्थ केंद्रीय समन्वयक अधिकारी और उनका पूरा लश्कर। नमस्ते 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 नमस्ते। भोराई गया अंधियारा, भोराई गया अंधियारा। नमस्ते 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 ओ भैया जी। नमस्ते 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 मित्रों। बहुत बढ़िया। आपने पूर्व प्रमुख का आदेश न मानकर उचित ही किया। बाघों को लोगों के बीच ही होना चाहिए, न कि जंगल में। बाघ लोगों का आविष्कार है, जनता की धरोहर है वो। इसीलिए वो जनता के बीच ही रहेंगे। म्यूजियम में मुर्दा नहीं। म्यूजियम में और चौराहों पर तो उनके पुतले बनाए जाएंगे। वो तो रहेंगे ज़ू में। ज़ू में मतलब ये पार्टी का आदेश है। देखिए, अब हमें बाघों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब कोई शत्रु है ही नहीं। अब तो जनता का राज है, पार्टी का राज है। उसे बनाए रखने के लिए हमारी सेना है, पुलिस है। कुल मिलाकर
तीनों में कोई अंतर थोड़ी है, लेकिन निर्णय लेने के लिए नेतृत्व का होना भी जरूरी है। नेतृत्व देश का दिमाग होता है। अरे नेतृत्व नहीं होगा तो सोच विचार कौन करेगा? और ये सोच विचार ऊपर से शुरू होता है। लेकिन फिर ये जनता के बीच पहुंचता है और परिपक्व होता है। जनता जो सोचती है उसका भी महत्व है। जनता की सोच के आधार पर ही नेतृत्व का सोच बनता है। तो इस प्रकार से जनता ही नेतृत्व है और नेतृत्व ही जनता। ये विचार प्रक्रिया क्षैतिज भी है और लंबवत भी। विचार आधार से नेतृत्व तक पहुंचता है और फिर नेतृत्व पर विकसित होकर वापस नेतृत्व से आधार तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से आधार और नेतृत्व में सकारात्मक पारदर्शी आदान प्रदान का संबंध बनता है। इसी को कहते हैं सच्चा लोकतंत्र। भाग बहादुरों! We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। सबका हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नाटक के निर्देशक सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ। हम लोग नाटक करना चाह रहे हैं। हम ये मानते हैं कि दर्शकों के बीच और हम कलाकारों के बीच कोई कंज्यूमर और सेलर का संबंध नहीं होना चाहिए। हम कुछ बेच रहे हैं और आप कुछ कर रहे हैं, बल्कि हम ये मानते हैं कि हमारे दर्शक भी हमारी रचना प्रक्रिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आपने लोगों को आदि जवाब करते हैं तो आप ये बड़ी रचना प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन नाटक में कुछ ना कुछ तो खर्च होता है। तो इसलिए आप भी अनुभव है कि बाहर एक बॉक्स रखा होता है। आप तो स्वेच्छा से इस कार्य को अगर आप समर्थन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इस तरह का काम आगे कंटिन्यू करें, तो आप स्वेच्छा से जो भी डोनेट करना चाहें उसमें डोनेट कर सकते हैं। और अगर अभी डोनेट ना करना चाहें या अभी आप सोचें हम बाद में करेंगे, तो उस ब्रोशर में एक QR कोड भी दिया हुआ है। आप बाद में उस QR कोड से कुछ जो भी आपका डोनेशन हो उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
और एक दूसरी बात और आपसे अनुरोध करना था कि हमने, आपने देखा ही होगा कि ये नाटक इस डिजाइन में तैयार हुआ है कि इसके लिए हम इस प्रेक्षागृह के मोहताज नहीं है। इसको हम किसी भी स्पेस में, कोई भी बड़ा हॉल हो, कोई चबूतरा हो, कोई आंगन हो, कोई आपका बड़ा कमरा हो जिसमें 25-50 लोग बैठ सकते हो, हम उनके सामने भी इस नाटक को करना चाहते हैं, क्योंकि हमको ये लगता है कि हम हमेशा दर्शक नहीं आते, इसका रोना रो देते हैं। तो हम लोगों ने तय किया कि क्यों ना हम खुद दर्शकों के पास पहुंचे। अगर कोई भी इसका प्रदर्शन अपनी किसी भी स्थान पे कराना चाहते हो, बस हमें स्पेस उपलब्ध करा दीजिए और हम लोग आएंगे और इस नाटक को जो वहाँ करेंगे। कोई भी ऐसी जगह नहीं, हाँ 25-50 लोग भी बैठ सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई 1000, 100, 200, 500 लोग कोई जरूरी नहीं हो तो ठीक है, करना भी हो तो हम 50 लोगों के लिए, 40 लोगों के लिए भी हम और आगे हम लोग कुछ प्रस्तुतियाँ करेंगे। आप सबका